मेरी बात हुई अशरफ अली खान साहब से। बहुत दुखी वो थे और हम सब लोग तो संभल से ही बहुत दुखी थे कि वहाँ इस तरह का हुआ, जाने चली गई। और वो किला जो कि किला नहीं है, मेरी बात हुई उनसे तो अच्छा हुआ जावेद नसीम हमारे साथ था। तो जावेद ने तुरंत कहा जी मैं जावेद हूँ। इकरा को जब हम सुनते हैं, छोटी बहन को, तो दोस्तों नमस्कार। आप जब कहीं जाते हैं और आपके दिमाग में कुछ विचार चलता है, तब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको कई कारणों से जिस व्यक्ति के पास आप जाते हैं रखना पड़ता है। अभी मैं डॉक्टर विक्रांत जावला जी के पास हूँ और बड़े मेहनतकश इंसान हैं, शामली में रहते हैं, गांव इनका हुरमंजपुर है। और जब भी हमारी मुलाकात होती है तो नई एक ऊर्जा के साथ बात होती है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगातार सपोर्ट भी करते हैं और बताते रहते हैं कि इस तरह के कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज जब मैं यहाँ पर आया और एक बच्चा हमारे लिए पानी लेके आया तो उसका नाम अनस था और अनस डॉक्टर साहब के पास आता रहता है, ये उनको गाइड करते रहते हैं। मैंने तो बहुत सारे लड़कों को देखा है, इन्होंने गाइड किया है, पढ़ने की बात हो या फिर करियर काउंसलिंग की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, सोशोलॉजी की बात हो, जब भी जिस भी मुद्दे की बात होती है उस पर गाइड करते हुए देखा है। और क्षेत्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल में। कई दिन से शामली में एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, तो आज उसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है गाम गोहांड में। नमस्कार, धन्यवाद। कई दिन से देख रहा मैं, मतलब सोशल मीडिया पे भी बड़ा चला हुआ है और सोशल मीडिया से ही पता लगता है अब तो, कोई पोस्ट कर देता है, कोई वीडियो आ जाती है। तो ये जो थाना भवन विधायक हैं अशरफ अली खान जी, उनके किले को लेकर बड़ा असमंजस पैदा हो गया है कि किला उनका था और इस तरह वहाँ जहर देकर मार दिया था हमारे पुरखों को। तो आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है इस चीज़ में, क्योंकि आप भी लोकदल में हैं और लोकदल से विधायक हैं। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं देखता रहता हूँ आप युवा हैं और मुद्दों को उठाते रहते हैं। जहाँ तक अशरफ अली खान साहब का सवाल है, बहुत लंबे समय से वो मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छी शख्सियत है। चौधरी अजीत सिंह के साथ उनके संबंधों को मैंने बड़े करीब से देखा और उनके पारिवारिक संबंध स्वर्गीय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे। इसको हमने पढ़ा भी, देखा, करीब से जाना भी। लोगों के मन में उनके लिए जो प्यार है वो महसूस किया। जब इस तरह के हालात होते हैं और ऐसी कोई बात होती है तो दर्द होता है। बहुत नेक इंसान है, आप भी, सारा इलाका उन्हें जानता है। तो मान लीजिए जैसे आप मेरे घर आए और यहाँ पर कोई कहे कि 400 साल पहले ये घटना हुई थी, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की बातें समाज में अच्छी बातें हैं। आज हमको आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी कैसे आगे जाएगी, शामली का विकास कैसे होगा, यहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेंगे, हमारी जो बातें हैं उनका सारा केंद्र बिंदु वहाँ होना चाहिए। मैं कलकत्ता में था जब मैंने अखबार में पढ़ा कि इस तरह का एक विवाद शामली में उठा और हम सब लोग तो संभल से ही बहुत दुखी थे कि वहाँ इस तरह का हुआ, जाने चली गई। तो ये विवाद समाज के लिए, भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। और मेरी बात हुई अशरफ अली खान साहब से। बहुत दुखी वो थे, लखनऊ में थे उन दिनों। अभी मेरी जब बात हुई, मुख्यमंत्री से भी मिले वो। तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए कि एक आदमी अपना घर बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की जो दी हुई निशानी उसको बचाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, या मैं देख रहा था उस फोटो में जो लोग वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ घूम रहे थे, तो मैं तो उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने रोज़गार पे ध्यान लगाइए। आपका परिवार, आपके माता पिता आपको जवान किया उन्होंने, इन सब कामों के लिए थोड़ा ही आपको लगाया है। आप कोई प्रोग्रेसिव काम करिए, आगे बढ़ने की कोई बात करिए। जलालाबाद कैसे आगे बढ़ेगा इस पे बात करिए। आप नई कोई चीज़ें निकाल के लाइए। तो मेरा अपना मानना है कि वो किसी बहकावे में आके या किसी ऐसी ताकत को
कोई उनके पीछे है जो उनको बढ़ावा दे रही है। और मुझे बताया गया कि ये मुद्दा पहले भी एक बार उठा था, तो ठीक नहीं है। तो मैं तो संदेश देना चाहता हूँ अपने युवा साथियों को भी कि अगर आपको कोई बरगला रहा है, आपको कोई बहका रहा है, तो बहकावे में नहीं आना है। आपके माता पिता ने आपको बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है। आप सोचिए कि आपके घर का विकास कैसे होगा, आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे, आप उस पर विचार करिए। आप ये सब बैनर लेके और जिलाधिकारी कार्यालय गए, फ़ोटो छपवा लिया, इससे आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ हुआ? अगर रात को सोते हुए इस पर विचार करेंगे तो ज़रूर आपके जहन में ये बात आएगी कि जिसके भी निशानदेही पे, जिसकी भी कहने पे आपने ये काम किया, आपने गलत किया। और सब जानते हैं कि अशरफ भाई बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। और वो किला, जो कि किला नहीं है, मेरी बात हुई उनसे, वहाँ भी छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं। वो पूरा घर उन्होंने खुद रेनोवेट किया। तो जैसे यहाँ आप बैठे हैं, तो ये पहले नहीं था, लेकिन बाद में बना। हमारे पिताजी ने इसको बनाया, बाबा जी ने नहीं बनाया था। तो यही होता है, जो एक पीढ़ी आती है वो जो उसे मिला उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। तो अगर वो 2 गुंबद हैं तो इलाके के लिए अच्छी बात है। लोग आते हैं, भाई किला है ऐसा कहते हैं, जबकि वहाँ किले जैसी अब कोई चीज़ नहीं है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि भाईचारे को हमें सम्मान देना चाहिए। मुझे याद है 2002 जब मैं पहली बार चौधरी अजीत सिंह से दिल्ली में मिलने गया, कपिल बिस्ला इलेक्शन जीते चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का। तो रात के करीब 9 बजे हम पहुँचे, वो मिलने आए तुगलक रोड पे जो आवास था वहाँ। और उन्होंने पूछा, अच्छा चुनाव जीते हो यूनिवर्सिटी का? मैं कहा हाँ जी, ये सीनियर है हमारे, चुनाव जीते हैं। बोले अच्छा ये बताओ, जाटों की वोट तो नहीं ली, हिंदुओं की तो नहीं ली, कोई मुस्लिम भी वोट किया तुम्हें? तो अच्छा हुआ जावेद नसीम हमारे साथ था। तो जावेद ने तुरंत कहा जी मैं जावेद हूँ। तो वो बड़े खुश हुए और मिठाई खिलाई सबको। और 2002 से आप 2018-19 आ जाइए, भाईचारा सम्मेलन जब वो गए हमारे बीच से, तो जाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारे के सम्मेलन किए उन्होंने। तो हम तो उस मिट्टी के लोग हैं। मैंने चौधरी चरण सिंह को पढ़ा, उनके साथ काम करने का अवसर तो नहीं मिला, मैं छोटा था। हमारे पिताजी बताया करते हैं कि वो भी 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चले, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी अजीत सिंह को मैंने करीब से देखा, राजनीतिक गुरु भी हैं वो हमारे, वो संरक्षक हैं हमारे। उन्होंने हमेशा भाईचारे की बात की है। तो हम भी उस भाईचारे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस तरह का अगर कोई भी बात होगी, विवाद होगा, कोई भी बात होगी, हम भाई अशरफ अली खान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और ऐसी बातों के लिए फिर कहते हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं वो अपने काम पे ध्यान दें, कैसे विकास कर सकते हैं। अगर वो किसी गांव से आए, उस गांव का, अगर वो किसी शहर के कस्बे के मोहल्ले से आए, उस मोहल्ले का, किसी के पारिवारिक बच्चे को वो पढ़ाई में सहयोग कर दें, वो ऐसा काम करें जिससे लाभ मिले और उनके परिवार का भी नाम हो। वो इस तरह की चीज़ों में शामिल ना हो जिससे कि उनको नुकसान हो या समाज में उनके प्रति एक गलत दुर्भावना पैदा हो। मेरा तो ये सलाह रहेगा अपने सब युवा साथियों। उनका ये भी कहना है कि ये जो किला है ये हमारे पुरखों की निशानी है, और हमारे जो पुरखे थे उनको जहर देकर मार दिया था, युद्ध से नहीं इस किले को जीता गया था। जहर दे के, किसी पुरोहित ने जहर दे के मार दिया था। आज भी कुओं में हो सकता है उनकी हड्डियाँ मिल जाए, उनकी कुछ कंकाल तंत्र मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको पास्ट में नहीं जाना है, भूतकाल में नहीं जाना, हमें वर्तमान में जीना है। भाई पिछले 100 साल से हमारे जो बाबा हैं, बड़बाबा हैं, उन्होंने कभी कोई बात नहीं कही, तो आगे बढ़ना होगा हमें। फिर 2013 में यहाँ दंगा हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब सब लोगों ने उसके फैसले करा दिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग घरों से बेदखल हो गए, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे। तो आज वो अपनी अपनी जगह स्थापित हैं। अब 200 साल बाद कोई इस बात को कहे कि भाई यहाँ तो मुस्लिम रहता था, अब तो गायब हो गया, और उस समय मुस्लिमों का शासन आ जाए, तो अब कैसा लगेगा? तो मेरा ये कहना है कि हम सबको भाईचारे की भावना को लेकर आगे बढ़ना है और इससे ऊपर उठना है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, जो किसान मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह, तो वो किसानों के मसीहा हैं। और किसान का मतलब है कौम, और कौम का मतलब है उसमें हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, उसमें सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, जैन भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा। तो हम सब लोग किसानों की राजनीति करने वाले लोग हैं। उनके परिवारों का संरक्षण करना, उनको आगे बढ़ाना, इसी चीज़ को लेकर आज माननीय जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। स्किल मिनिस्टर हैं, आप देख रहे होंगे रोज़ कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, पूरे देश में उनको बुलाया जा रहा है। तो आज इस इलाके को फिर से एक बड़ा नेतृत्व मिला, हमको उसके कैसे वो आगे बढ़ेगा इस पे बात करनी चाहिए। 2013 के झगड़े की आपने बात की, उसमें एक स्पेशल नाम दिया गया था जाट। अब ये जो अशरफ अली खान जी वाला मुद्दा चल गया है, इसमें एक स्पेशल नाम आ रहा है राजपूत। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है
जो राजपूतों को भी अब बरगला रहा है, उस समय 2013 में जाटों को बरगलाया, और इस तरह का फिर विवाद हो जाता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नज़दीक है। नहीं, किसी के एक के करने से नहीं होता है ये जब भी होता है एक विचारधारा होती है। जैसे अजमेर में भी कुछ लोग अब कह रहे हैं कि अजमेर में होना चाहिए, वहाँ भी कुछ एक विचारधारा काम कर रही होगी। तो हमको कोशिश करनी है कि ये सब मुद्दों को नहीं उठाना है, हमें आगे बढ़ने की बात करनी है। अब जयंत चौधरी जी मंत्री भी बन गए हैं, और इधर गन्ने का पेमेंट का इशू जो कुछ अटका हुआ है शामली का, 400 पार का वादा उन्होंने किया था, 400 गन्ने का भाव 400 पार होगा। और कई पंचायतों में उन्होंने कहा भी कि मैं सड़क से जब रोड से आ रहा था तो मैंने गन्ने का देखा, और गन्ने का रेट अवश्य बढ़ना चाहिए क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है। लेकिन अब खामोशी नज़र आ रही है, क्या कारण हो गया है? नहीं, खामोशी नहीं है, आपकी जानकारी में लाऊं। जैन जी जयपुर में थे पिछले दिनों, उन्होंने वहीं से ट्वीट किया जब यहाँ शामली में धरना चल रहा था कि नहीं मेरी नज़र है, और वो धरना भी ख़त्म कराया। माननीय विधायक जी वहाँ गए भी, और किसानों के साथ थोड़ा पेमेंट की समस्या थी, वो भी सॉल्व हुई, पेमेंट आया। और आप देख रहे होंगे एक बार फिर धरना रखा गया, लेकिन मैं खुद उसमें शामिल रहा धरने में। जब वो शामली शुगर मिल में धरना चल रहा था, मैं खुद गया, किसानों से बात की और पेमेंट कराया। रही बात गन्ने के भाव की, तो हमारा पूरा विधायकों का जो प्रतिनिधि मंडल है, हमारे सारे के सारे विधायक इकट्ठा होकर योगी जी से मिले हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, ये भी दिसंबर में वो मीटिंग हुई, और जल्दी ही शुभ सूचना मिलेगी। योगी जी से बात हुई, तो जल्दी ही कुछ ना कुछ उस पर होगा। लेकिन अभी तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी लगभग 45 दिन से अनशन पर हैं, अभी तक उसके लिए किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। और खासकर अगर लोकदल जो किसानों की पार्टी भी कही जाती है, उधर से भी कोई ना तो कोई बात कही जा रही, ना एमएसपी पे बात हो रही। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, डल्लेवाल साहब का मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुख है, क्योंकि 45 दिन, बल्कि अब तो 48 हो गए, 45 3 दिन पहले था। तो ये ठीक नहीं है। इस पे जैन जी अभी विदेश थे, ज़रूर ये बात हम सब लोग मिलकर उनसे रखेंगे कि भाई हम लोग जिस तरीके से चौधरी अजीत सिंह ने, जब आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन जब चल रहा था, वो खुद धरने पे गए और उन्होंने उसको संजीवनी भी देने का काम किया जब धरना एक बार उठने की बात चल पड़ी थी। तो ज़रूर डल्लेवाल साहब के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है कि लगातार, क्योंकि मैं जलंधर गया था पिछले दिनों, तो वो पूरा धरना जो सड़क पूरी ब्लॉक थी, और मैं मिला भी उनसे जाके। तो इस पे ज़रूर आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी उठाया है, और मैं कोशिश करूँगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को जैन जी से करूँ कि, या हमारे जो नेता हैं, सब लोग हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब लोग मिलकर डल्लेवाल साहब वाला जो इशू है जो जलंधर में इस समय चल रहा है, उस पर ज़रूर बात करें हम लोग। ये मैं ज़रूर बात रखने जा रहा हूँ, और जल्दी इस पर कुछ ना कुछ करे सरकार, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो बहुत ज़्यादा चुप्पी साधते रहते हैं। लेकिन एक सांसद थे रमेश विधूड़ी जी, उन्होंने एक बार सदन में भी कहा कि ये मुल्ले कटमुल्ले आतंकवादी चुप बैठ जा। अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें हम ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं। क्या एक महिला के लिए एक पुरुष का इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना सही है? इसके ऊपर भी तो बोलना चाहिए ना, चाहे वो लोकदल के हों, समाजवादी के हों, या फिर एक दूसरे के ऊपर केवल कटाक्ष करके कुछ कर भी रहा है तो उसके ऊपर कटाक्ष, कोई कुछ और कर देगा उसके ऊपर कटाक्ष, कोई कुछ और कर देगा उसके ऊपर कटाक्ष। इस तरह के ऐसे लोगों को क्या संविधान के हिसाब से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? वो उन्होंने जो किया होगा, कांग्रेस ने किया होगा, लेकिन प्रियंका गांधी एक महिला है, और एक महिला के लिए, एक पुरुष के, और इतने भद्दे शब्द, सड़क और गाल, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैन जी ने इसके ऊपर भी बोलना चाहिए था। जब जैन जी बीजेपी में विलय नहीं किया था उन्होंने, मैं विलय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले बड़ी खिलाफत थी, बड़ी मुखालफत थी, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ये कर देंगे। 22 के चुनाव में अखिलेश जी और जैन जी इकट्ठा गन्ना लेके, मैंने रथ यात्रा देखी है शामली में। लेकिन अब वो मुद्दे मुझे कहीं सड़क पर नज़र नहीं आते। अभी आप बोल रहे हैं, जो हमारे शामली के विधायक हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे, एक मजदूर का हाथ है कातिया। तो अब वो जो मुद्दे थे मुझे शांत दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसमें कई सारी बातें आपने एक साथ उठा दी। तो शामली के भुगतान का मुद्दा तो मैंने खुद बताया आपको कि उस पर कई बार चर्चा हुई। ठीक है, वो स्टेटमेंट कई बार आदमी भावना में दे देता है,
तो मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर कोशिश रहती है, मतलब हमारे जो विधायक हैं उनकी कोशिश रहती है। मैंने बताया वो मिले लखनऊ में, उसके बाद भी, और भुगतान हुआ यहाँ किसानों का, आपकी जानकारी में होगा। रही बात दूसरी तरफ, ऐसे बयान जब चुनाव आता है तो कई बार आदमी की ज़बान भी फिसलती है, पर हाँ आपने चूँकि व्यक्तिगत रूप से नाम लिया जिन सांसद का, तो उन्होंने संसद में गलत बात कही, उस समय कंडेम किया था बहुत लोगों ने, हमारी पार्टी के भी और देश की कई बड़ी पार्टियों के लोगों ने। वो जो बयान संसद में उन्होंने दिया वो गलत था, और मैंने फिर कहा भाईचारे वाले लोग हैं, इस तरह की बात तो हमने कभी भी पसंद नहीं की और ना ही उसके साथ हम गए कभी। अभी भी जो बयान है उनका वो ठीक नहीं है किसी की बहन बेटी के लिए, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो हमारी कोई भी परिवार की बिटिया हो। महिला सम्मानित है, और जो पार्टी, जो नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, ये फैसला जनता लेती है। तो अगर आप इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी ज़्यादा, व्यक्तिगत रूप से आपको नुकसान होगा। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये आप किस तरफ खड़े हैं, जयंत चौधरी किस तरफ खड़े हैं, जयंत चौधरी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमारी पार्टी के अंदर मैं जानता हूँ कई बार कुछ लोग जिन्होंने महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी की, उन्होंने तुरंत उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट भी मिले। जी। तो अगर आप ये सवाल उनसे भी पूछेंगे तो वो उसे कंडेम करेंगे। इस तरह की भाषा हमारी पार्टी बिल्कुल अच्छा नहीं मानती है, और उनकी गलती है कि चुनाव के भाव में बह के या वोट लेने के लिए, या अपने जो सामने बैठे हुए लोग उस समय होंगे उनसे ताली बजवाने के लिए उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन मैंने पढ़ा अखबार में अगले दिन उन्होंने माफ़ी भी शाम को ही मांग ली थी। पर इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। महिलाएं, बेटियां सम्मानित हैं भारतवर्ष में। जो उनका सम्मान करके करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा उसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे याद है, और हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया था। जयंत जी वहाँ चले गए थे, लाठियाँ भी बरसाई गई, आप भी साथ में थे। एक भाई हैं, अभी जिला पंचायत सदस्य हैं, बसंत तोमर जी। बसंत, तो वो भी साथ में थे। आपके ऊपर भी लाठियाँ आई, जैन जी को जब लाठियाँ पड़ रही थी तो आप सामने आ गए थे, और उस समय आज क्षेत्र में बड़ा रोष था। एकदम ऐसा हो गया कि जैसे बहुत सारे भाई हमारे से थे, जब वो मतलब पानी फेंक रहे थे किसानों पर, वो छाती अड़ा के ऐसे खड़े हो गए थे। ऐसे ही आप खड़े हो गए जैन जी के लिए। लेकिन वो हाथरस वाली बात कैसे अचानक भूल गए जैन जी, और एकदम से मोदी जी में एक ऐसा नेता देश का जिसने किसानों के लिए अपना जीवन दिया हो, चौधरी चरण सिंह नजर आने लगे। नहीं, ये चूँकि जब आदमी कोई निर्णय लेता है तो आपने शायद भाषण सुने होंगे जयंत चौधरी जी के, चूँकि हम तो साथ रहते हैं, तो जब वो मंच से बोलते हैं तो उनके मन का भाव हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो मैं अभी पिछले दिनों उनका एक भाषण सुन रहा था, स्टेज पे ही था साथ। तो उन्होंने कहा कई बार जो जनता के मन में होता है नेता को वो सुनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि नेता ही जो कहे वही ठीक है और जनता हमेशा उसके पीछे रहे। तो शायद उन्हें महसूस हुआ हो कि जनता चाहती है, और बहुत समय से हम भी सुनते थे कि बहुत सारे लोग उनसे ये बात करते थे 2019 में, 20 में, 17 में, कि भाई आपको उस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जिनसे वो राय लेते हैं। जनता का मन लगातार पढ़ते हैं। आपने देखा होगा वो जनता के बीच रहते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। छोटी छोटी सभाओं में, कैराना उपचुनाव में आपने देखा होगा, छोटी छोटी सभाएं करते हैं, गाँव में चले जाते हैं, 15 आदमियों के बीच खड़े होकर बोलते हैं। तो जैन जी ज़मीन के नेता हैं। तो अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया तो वो ठीक है। और रही बात बेटियों के सम्मान की, वो हाथरस गए। मुझे आज भी याद है, वो सितंबर महीना था 2020 और कोविड चल रहा था। कोविड के बाद वो एकदम से रात को 11-12 बजे वो मैसेज आया कि कल हाथरस चलना है, और हम सब लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे हाथरस में थे। और लाठियाँ एकदम से, मतलब ऐसा कोई था नहीं कि पुलिस के मन में रहा होगा ऐसा कुछ प्रायोजित, लेकिन वहाँ कुछ घटना घटी ऐसी, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, पुलिस को भी समझ नहीं आया, तो वो लाठियाँ चली हम पे।
और जैन जी हमेशा फ्रंट से लड़ते हैं और उसी का फल जयंत चौधरी जी को मिलता रहता है। कुछ भी आप देखें, जैसे किसान आंदोलन हुआ उसके बाद लगातार इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने मीटिंग्स की, रैलियां की, जनता का मन वो पढ़ लेते हैं। तो शायद जनता का मन रहा होगा, उनके जो सहयोगी हैं सब लोगों का फीडबैक रहा होगा, तब वो उतना बड़ा निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे याद है एसिड अटैक्स की कुछ महिलाएं लखनऊ से और कहीं और ज़िलों से उन्होंने खुद बुलवाई, उनको 5 लाख रुपए इकट्ठा करवाया, हम सब लोगों से उन्हें दिलवाया। उनके मन में रहता है कि भाई नहीं, महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। मुझे याद है जब एशिया में मेडल लेके आई लड़कियां, तो चाहे वो किरण बालियान हो या अन्नू रानी हो या हमारी वो धावक हो, सबको घर जाके वो मिले। कहाँ मैं देख रहा हूँ अभी इतना सब कुछ, पूरे भारत है, खिलाड़ी हम देख रहे हैं सब जगह मेडल लाए, लेकिन वो बहुत प्रोएक्टिव हैं इन सब चीज़ों में। तो ठीक है, निर्णय राजनीति में होते रहते हैं, लेकिन वो शार्प हैं और उनकी लीडरशिप में चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। देखिए, आप राज्यसभा के अकेले सांसद हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी निधि, जो पूरी निधि है, वो युवाओं को खेल को प्रोत्साहित करने के लिए दूंगा। और लगातार वो हमसे भी पूछते रहते हैं कौन से खेल चल रहा है। अभी हमारे यहाँ कन्यान गांव में उन्होंने निधि देने का काम किया, हमारे यहाँ साउटू गांव में निधि देने का काम किया। अभी भी लगातार वो टच में रहते हैं कि कौन कौन से गांव में अच्छा खेल चल रहा है। मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि बताओ वॉलीबॉल कहाँ चल रहा है, तो मैंने यहाँ बात की है शामली में कि वॉलीबॉल के लोगों को मैं मिलवाऊंगा अब उनसे। तो ये सब चल रहा है। तो मुझे लगता है सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और वो हर उस चीज़ को लेके बढ़ना चाहते हैं आगे, जो बड़े चौथ साहब सोचते थे और चौधरी अजीत सिंह सोचते थे, वो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। चलो, अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि 2024 में कैराना से सांसद बन गए हैं इकरा हसन। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और 3-4 दिन से मैंने स्टडी इसी चीज़ पे की है कि आपकी भी कई वीडियो मैंने देखे, हमारे जो शामली सदर विधायक है प्रसन्न चौधरी, उनके वीडियो देखे। पहले की बात कुछ और थी और अचानक सब इतना बदल गया। पहले वो युवा थी, जो सिले भाषण वाली थी, मर्दुल भाषा वाली थी, अच्छे स्वभाव वाली थी, सच्ची निष्ठा वाली थी, और फिर सब पलट गया एक ही पल में। एकदम सब कुछ जैसे खंडित हो जाता है कई बार, वैसे हो गया। तो अब आप कैसे देखते हैं जो उनका कार्यशैली है, कैसी लग रही है आपको काम करने का उनका अंदाज? क्योंकि लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि सांसद जी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, नहीं, देखिए, लोकसभा हमेशा बड़ी होती है और हमारी कैराना लोकसभा काफ़ी बड़ी है, 5 विधानसभा उसमें है। पहले तो ये है कि इकरा को जब हम सुनते हैं, छोटी बहन को, तो वो हमेशा चौधरी साहब को याद करती है, अपने परिवार को उनसे जोड़ती हैं, चौधरी अजीत सिंह को याद करती हैं, चौधरी जयंत सिंह जी का धन्यवाद देती हैं। तो जैसे हम गाँव में बैठे हैं अब, तो हमारे सब जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं दूर से कि नहीं, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, युवा तो है ही वो, और फैन फॉलोइंग अच्छा है। दूसरा, जहाँ तक मुझे लगा उस चुनाव में हमने तो प्रदीप चौधरी जी के साथ काफ़ी कैंपेन किया, यहाँ भी किया, गांव में, घर भी वो आए थे। तो चुनाव है, हार जीत चलती रहती है। वो लोगों ने काफ़ी कहा कि वो दिखते नहीं थे, तो दिखना चाहिए, क्योंकि प्रदीप जी को यही झेलना पड़ा। जितने गाँव में मैं यहाँ जहाँ भी कार्यक्रम मैंने लगाए शामली विधानसभा में, तो हम सब लोग, प्रसन्न भाई या क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे, योगेंद्र चेयरमैन जी, वारिस भाई, अशरफ अली, हम सब लोग पूरी टीम साथ थी। और देखिए, यही भाईचारा है ना। आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हो, प्रचार कौन कर रहा है? अशरफ अली खान, राव वारिस जी, वाजिद भाई हमारे जिलाध्यक्ष, हम सब लोगों ने, टीम ने प्रचार किया। पर कई जगह इस तरह की बात आती थी कि भाई आप आए नहीं। तो लोकसभा का चूंकि क्षेत्र बड़ा रहता है, लोकसभा सदस्य की जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग प्रकार की हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर इस तरह की बात चल रही हैं कि वो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे अगर राजनीति में रहना है आपको जो आपके पिता हैं, जो आपकी माता जी हैं, अगर आपको इस नाम को आगे बढ़ाना है, आपके भाई विधायक हैं, तो आपको रहना तो पड़ेगा जनता के बीच। और कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो आज MP MLA है, नहीं है, उसको जनता के बीच रहना पड़ेगा अगर उसको सेवा करना है, राजनीति में रहना है। तो आपका जो सवाल है, मैं समझ रहा हूँ कि वो शायद कम दिख रही हैं, आपने देखा होगा, चूँकि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देखता, पर हाँ, अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। वो सांसद हैं, उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। आज अगर वो अच्छे से क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगी तो कल उसका फल मिलेगा।
अगर वो अच्छे से आवाज़ नहीं उठाएंगे उसका फल नहीं मिलेगा। तो राजनीति में तो सीधा है, आप काम करिए, पॉजिटिव रहिए। जी जी। आपका जो कॉम्पिटिटर है, मैंने बहुत देखा राजनीति में लगातार, छात्र राजनीति में और अभी भी हम सब लोग जो छात्र राजनीति आमने सामने करते थे, ABVP का, NSUI का या राष्ट्रीय लोकदल का, सब लोग अब अपनी अपनी पार्टी जो भी चुनी उन्होंने उसमें सब MP MLA हैं, लेकिन सब प्यार से रहते हैं, मिलते हैं। जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। जी जी। हम यहाँ कोई दुश्मनी करने थोड़े आए हैं, सब भारतवर्ष के ही तो नागरिक हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई जब आप विदेश की धरती पे उतरिए, मान लें जैसे मैं अभी दुबई में था, तो जब हम वहाँ उतरते तो हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं आप कौन से देश के हो। तो अगर कोई भारतवासी वहाँ मिल गया तो हम हाथ मिलाते हैं उससे, भाई साहब मैं इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हैं क्या। तो वहाँ मैं ये नहीं पूछता आप हिंदू हैं क्या, आप मुसलमान हैं क्या। ड्राइवर भी है तो हम पूछते हैं कौन से कंट्री के हो, तो बताता है कि भाई हम भारत के हैं, तो दोस्ती हो गई। वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, धर्म नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ तो सब भारतीय ही तो रह रहे हैं अंदर। ठीक है, मुद्दों पे एक दूसरे के आप विरोध करिए, लेकिन आप दुश्मनी नहीं करिए। विरोध करिए, विरोध जायज़ है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक दूसरे का विरोध करना भी चाहिए, तो वो ज़रूरी है। लेकिन सब अपने लोग हैं, इकरा भी अपनी है, प्रदीप जी भी अपने हैं, सब अपने हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, सब परिवार के लोग हैं। ये बड़ा चल गया है, मतलब आदमी को उसके पहनावे से जज किया जाता है, अमीरी गरीबी उससे देखी जा रही है। अगर उसने कुर्ता और सलवार पहन रखा है तो समझ लिया जाता है कि मुस्लिम है। उसने अगर मूछें मुंडवा रखी हैं तो समझ लिया जाता है मुस्लिम है। अगर उसने तिलक लगा रखा है तो समझ लिया जाता है कि हिंदू है। तो क्या हमें आपस में धर्म लड़ा रखा है? क्योंकि एक गीत यहाँ भी है कि मजहब नहीं सीखा तब आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या तो हमें धर्म लड़ा रहा है, फिर कोई स्पेशल कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ के पीछे बैठा हुआ है? क्योंकि मैं मंदिर में जाकर राम सिया राम तो कर सकता हूँ, लेकिन मस्जिद में जाके जबकि सबको पता है, चाहे वो पानी पर्यायवाची जो है, पानी के पानी है, आब है, वाशर है, वाटर है, जल है, नीर है, तो ये सारे पर्यायवाची हैं। वो भी पर्यायवाची है, राम है, खुदा है, रब है, अल्लाह है, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है। तो लेकिन मैं मंदिर में जाके मस्जिद में जाके राम सिया राम नहीं कर सकता, और वो मस्जिद से आके मंदिर में आके जान नहीं दे सकता, जबकि पता सबको एक ही है कि एक है, गॉड इज़ वन। ये कैसे हम इन चीज़ों को हम कैसे समाज से रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर उस संवैधानिक मूल्यों पर काम करने वाले लोग हैं, और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इस आवाज़ को उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो दिमाग का जो कचरा दिमाग में खोपड़ी में भर गया है लोगों की, इसको दूर किया जा सके। सब एक है, तो सब एक है तो एक ही होना चाहिए, फिर लड़ाई किस चीज़ की है? नहीं, ये बेसिकली इंग्लिश में कहावत है, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो उसको थोड़ा मोल्ड करके मैं कहता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया और इसका जो जवाब आप चाहते हो, उसका जवाब यही है कि शिक्षा जो है वो ही अस्त्र है जी। शिक्षित आदमी को बहका नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो आपके इतने बड़े सवाल का छोटा सा जवाब है, हम सबको एजुकेशन पे काम करना होगा। जैसे आपने कहा कि अनस आया था पानी लेके, ये मेरा परिवार है, सुलेमान रहते हैं घर के सामने, उनके 5 बेटे हैं। जब वो छोटे थे तब से मैं उन्हें देखता हूँ, आज 5 सरकारी नौकरियों में हैं। तो ये परिवार है। एजुकेशन आपको आगे ले जा सकती है। आप अगर अपने बच्चों को आज शिक्षा में थोड़ा भी कमी करेंगे, या आपके आसपास कोई बच्चा है और वो नहीं पढ़ पा रहा है और आप सक्षम हैं, तो आपको उसे देखना चाहिए। तो एजुकेशन इज़ द की। अगर शिक्षा अच्छी मिलती चली जाएगी, आज मैं देख रहा हूँ काम हो रहा है, हमारे यहाँ स्कूल है, पहले से और बेहतर बिल्डिंग हो गई, लेकिन शायद समाज को मिलके इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि शिक्षा पे हमें काम करना है। हमारे आसपास किसी भी गरीब का बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर वो मजदूरी करने जा रहा है, तो हमें शायद उस परिवार को समझाना चाहिए कि भाई तू इसे 10वीं 12वीं कम से कम पास करा ले, ताकि ये सरकारी सेवाओं के लिए हो जाए, या तू इसे कोई स्किल दिलवा ले। हम तो स्किल डेवलपमेंट में आजकल यही सब बातें कर रहे हैं, और देखेंगे आप अगले 1-1.5 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। जो मैं दिल्ली जाता हूँ या जैन जी से जो बात होती है, या जब उनको सुनते हैं हम, या जो उनकी पूरी टीम है उसको जब हम सुनते हैं, तो स्किल पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो लोगों को बच्चों की स्किल पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ये दोनों चीज़ हमारे पास है। स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, जिससे वो आगे उसके पास काम हो। देखिए, जिसके पास काम नहीं है वही इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। जी जी। रही बात पूजा की, ठीक है, आप मस्जिद जाइए, आप मंदिर जाइए, आप गिरजाघर जाइए, आप कैसे भी करिए, लेकिन दूसरे को आप गलत नहीं ठहरा सकते। आप अपनी पूजा अच्छा करिए,
लेकिन अगर आप दूसरे को गलत ठहराते हैं तो फिर वो पूजा भी आप ठीक नहीं कर रहे। आपने ठीक कहा कि कुछ लोग आज धर्म के नाम पे थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं और वो अलग तरीके की राजनीति भी करना चाहते हैं, समाज में अपना एक स्टैंड चाहते हैं। वो ठीक नहीं है, मिलेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। छोटे समय के लिए कुछ चीज़ हो सकती है जी जी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें, चूँकि लोकतंत्र है, कोर्ट के जुडिक्शन पे सब चीज़ है। और आपने देखा कि जैसे मान लीजिए आज सबसे बड़ा मामला क्या है देश में, अयोध्या का मामला था, कितने लंबे समय चला, कोर्ट की मदद से वो सॉल्व हुआ, अच्छा लग रहा है सबको। आप वहाँ के मुस्लिम से बात करिए अयोध्या के, वो बहुत खुश है, मंदिर बन गया। तो इसमें एग्रेशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमको शायद जो गांव है, जो समाज है हमारा, जो शहर है हमारे, हमको यही मैसेज सबको देना चाहिए कि सब एक है। आप एक भी मुस्लिम को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते, आप किसी की दीवार नहीं गिरा सकते। लेकिन अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा कि ये गलत है, ये सही है, चूँकि धर्म इसका ये है, तो वो बहकाने का काम कर रहा है। तो अब वो तो बहकाने का काम कर रहा है जो उसका कोई स्वार्थ है, उसका कोई स्वार्थ है। लेकिन आप तो समझदार बने, आप समझदार रहिए, आपको उसके साथ लगने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एजुकेशन की बात करे, जो आपकी रोज़गार की बात करे, जो समाज में भाईचारे की बात करे, आप उसके साथ चलिए। तो ये हम सबको मिल के सोचना पड़ेगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। चलो, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक कहावत और है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग विद द एजुकेशन। और आज ज़रूरत है समाज को एक नए एजुकेशन, एक नए मॉडर्न एजुकेशन की, और समाज में नई व्यवस्थाओं को लागू करने की, समाज में रोज़गार को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इस बात की, समाज का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है इसको करने की। और ये एक मुहिम है और लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। इंटरव्यू हम और भी बहुत सारे कर सकते थे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कभी कभी हमारी राब्ता होती है ताकि एक नया मुकाम, नया रास्ता मिल सके और हम उस रास्ते पर चलकर अपने भारतवर्ष को उस शिखर पर ले जा सकें जहां असल है, जहां वास्तविकता है, जहां जाकर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। और हम उन चीज़ों पर ही काम करें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हर जगह जाति, धर्म, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन्हीं पर बात हो रही है और टीवी डिबेट भी इन्हीं पर हो रही है, लगातार इन्हीं पर होती है। एजुकेशन वाली वीडियो तो देखना नहीं चाहते, मुश्किल से 60 से 70 लोग देख पाते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन इस तरह की बात करना भी ज़रूरी है ताकि समाज से जो गंदगी भरी हुई है दिमाग में, इसको हम दूर कर सकें। अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो आवाज़ है हम दूर तक पहुंचा सके और सब लोग इस मुहिम में आकर रल मिलकर भारत को बनाने की कोशिश करें। जुड़े रहें आप गाम गोहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।